नमस्कार दोस्तों। चीन और भारत के संबंधों पर विशेष रूप से नेहरू कार्यकाल के दौरान चीन और भारत के बीच जिस प्रकार के संबंध रहे और आगे चलकर चीन ने जिस प्रकार भारत पर आक्रमण किया, नेहरू जी की तमाम प्रकार की प्रयासों को धता बताकर नेहरू जी की सहृदयता का फायदा उठाकर उस पर लगातार मैं आपसे संवाद कर रहा हूं और आज उन चीजों पर प्रकाश डालने जा रहा हूं जिनके चलते 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। देखिए, शासक चाहे कहीं का भी, भारत का हो, अमेरिका का हो या चीन का हो, कोई भी शासक हो, किसी भी मुल्क का शासक हो, इतिहास गवाह है जब जब इंटरनल प्रॉब्लम्स आती हैं किसी राजा का, किसी शासक का, चाहे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो या तानाशाह हो, उसका उस पर विश्वास जनता का उठने लगता है तो वो कोई ना कोई कदम ऐसा उठाता है जिससे जनता का दिमाग डाइवर्ट किया जा सके। उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी जी 1971 में पाकिस्तान को हराने के बाद और 1972 में पाकिस्तान के दो फाड़ करने के बाद, बांग्लादेश का गठन होने के बाद एक महाशक्ति के रूप में, एक लार्जर देन लाइफ लीडर के रूप में उभरी थी। कहा जाता है, प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन तब के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की तारीफ में कहीं पर कसीदे पढ़ते हुए उन्हें दुर्गा तक की उपाधि दे दी थी। लेकिन चंद महीनों बाद ही इंदिरा जी की छवि दरकने लगी तो उन्होंने 1975 25 जून को देश में आपातकाल लगा दिया था। ऐसा ही कुछ नेहरू काल के दौरान चीन में हो रहा था। 1 अक्टूबर 1959 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जन्म के बाद वहां के सबसे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता माओ त्से तुंग की छवि भी लार्जर देन लाइफ हो गई थी। माओ कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे चीन की विस्तारवादी नीति भी आगे चलती रहे और चीन का दबदबा पहले एशिया में और उसके बाद संपूर्ण विश्व में हो जाए। मैंने आपको पहले संवाद के दौरान बताया था कि उनका मानना था, माओ का मानना था कि जिस प्रकार विश्व में दो सूर्य नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार विश्व में दो राजा नहीं हो सकते हैं, जो उनकी मानसिकता को, उनकी मेंटालिटी को, उनकी सोच को दर्शाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ के नेतृत्व में चीन में बड़े स्तर पर सुधारों की घोषणा की। इन सुधारों को, जिन्हें चीन ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी कहा था, इसके अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने चीन को अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी भी प्राइवेट फार्मिंग होती थी, चीन का आम आदमी जो भी छोटी मोटी फार्मिंग करता था, उनको कम्युनिटी फार्मिंग में बदल डाला। व्यक्तिगत फार्मिंग खत्म करके सरकार ने जमीन अपने पास ले ली और कम्यून के रूप में उस फार्मिंग को किया जाने लगा, सामूहिक फार्मिंग के रूप में। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी चीन ने कम्युनिटी डेवलपमेंट को आधार बनाया और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो उसकी नीति थी वो इसी आधार पर आगे बढ़ी। लेकिन हुआ ये कि इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी ने चीन की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय उसको बुरी तरह प्रभावित कर डाला। चीन की जो पैदावार थी अन्न की, वो घट गई। कम्युनिटी फार्मिंग कंसेप्ट बुरी तरह फेल हो गया। आपको शायद पता ना हो, उस दौर में 1958 और 59 के दौर में चीन को भारी भूखमरी का सामना करना पड़ा। आंकड़े बताते हैं कि 4.5 करोड़ लोग, 4.5 करोड़ लोग इस भूखमरी में मारे गए। 1958 से 1962 के बीच चीन की अर्थव्यवस्था निगेटिव में आ गई, बुरी तरह चरमा गई। इसका असर क्या हुआ? माओ की जो क्षमता थी या उनकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज थी, वह बुरी तरह दरकने लगी। माओ की यह इमेज दरकने के साथ
कम्युनिस्ट पार्टी जिसमें उनका पूरा कंट्रोल था, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की आर्मी जिसमें उनकी पूरी पकड़ थी, वहां पर भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा। और अंततः 1959 में माओ को चीन का, उनके यहाँ राष्ट्रपति को उस समय चेयरमैन कहा जाता था, चीन कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के चेयरमैन पद को छोड़ना पड़ा और यह पद उनको देना पड़ा नंबर 2 डेंग जियाओपिंग को, जो बाद में चल के चीन के बड़े नेता के रूप में उभरे थे। ये देखिए, मैं आपको चित्र दिखाता हूं कि चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के बाद किस प्रकार से बहुत बड़ी क्रांति की एक सपना पैदा किया गया और ये बताया गया कि चीन अब आर्थिक रूप से निर्भर हो जाएगा। लेकिन नतीजा देखिए, ये उस दौरान के हृदय विदारक चित्र हैं, किस प्रकार यहाँ चीन में भूखमरी, बच्चे रोते बिलखते दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो चीन से निकल के उस दौर में बाहर आई थी। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि चीन में उस दौर में क्या हालात हो गए थे। इस बच्चे की पसलियां आपको बता रही हैं कि इन बच्चों को खाना, 2 जून का खाना नसीब नहीं होता था। ये सब तस्वीरें उसी दौरान की है जब लोग पलायन करने लगे थे चीन से। माओ को चीन के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के चेयरमैन पद को डेंग जियाओपिंग को देना पड़ा और कालांतर में डेंग जियाओपिंग पार्टी में तेजी से उभरे। माओ ने लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पद को अपने पास बनाए रखा। ग्रेट फॉरवर्ड नीति ने बुरी तरह चीन में भुखमरी की स्थिति पैदा की और इसका एक नतीजा ये हुआ कि चीन के अलग अलग प्रांतों में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह होने लगे। हालात इतने बिगड़ गए थे, इतने खराब हो गए थे भुखमरी के चलते कि ट्रेनों को लूटा जाने लगा, सरकारी अन्न के गोदामों में सशस्त्र डकैतियां डाली जाने लगी और गांव के गांव, शहर के शहर माओ के विरोध में और कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में आ गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में करप्शन, तानाशाही, जोर जबरदस्ती, फोर्स्ड लेबर के आरोप उन दिनों लगने लगे थे। हालात इतने विकट थे कि 25 लाख लोग, 25 लाख 2.5 मिलियन लोग तो केवल हिंसा का शिकार होकर मर गए। पूरी अराजकता चीन में फैल गई थी। 10 से लेकर 30 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही विकट समय में तिब्बत में भी चीन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। आपको स्मरण होगा, मैंने बताया था कि 1951 में चीन के दबाव में आकर 14वें दलाई लामा ने चीन के साथ 17 पॉइंट एग्रीमेंट कर लिया था। इस एग्रीमेंट में दलाई लामा को लोकल गवर्नमेंट का मुखिया माना था, लेकिन दलाई लामा को मजबूर किया गया था कि वो चीन का हिस्सा मान लें तिब्बत को। चीन की आर्मी तिब्बत में तैनात हो गई थी, लेकिन तिब्बत के लोगों के भीतर चीन को लेकर गुस्सा बहुत तेजी से भड़कने लगा था। दलाई लामा के इस समझौते को मानने के बावजूद जो तिब्बत मूल के लोग थे, तिब्बती थे, वो चीन की सेनाओं के साथ लगातार लड़ रहे थे। और जब ये ग्रेट फेमाइन, ये भुखमरी का दौर शुरू हुआ, तो तिब्बत में भी ये सशस्त्र विद्रोह बुरी तरह फैल गया। ये वो दृश्य उस समय के जब तिब्बत की आर्मी ने चीन के खिलाफ, चीन की PLA के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। पूरा संघर्ष शुरू हो गया और यही वो दौर था जब 1959 में अपनी राजधानी ल्हासा छोड़ के दलाई लामा भारत आ गए और चीन ने तिब्बत पर पूरा कब्जा कर लिया। 30 मार्च 1959 को दलाई लामा ल्हासा छोड़ के भारत आए, एग्रीमेंट टूट गया, तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया और दलाई लामा के जो आप कह सकते हैं राइवल थे धर्मगुरु पंचम लामा, उनको चीन ने वहां का नया मुखिया घोषित कर दिया। माओ बहुत नाराज थे, मैंने आपको बताया था, भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देने के चलते उनको लगा ये उनका पर्सनल अपमान है। अन्य कारणों से भी, नेहरू जी के अंतर्राष्ट्रीय पटल में बड़े कद के चलते भी माओ नेहरू से व्यक्तिगत रंजिश रखते थे। चीन के साथ भी चीन के सोवियत संघ के साथ भी दोनों कम्युनिस्ट देश थे और कम्युनिस्टों के लिए
सोवियत संघ एक आदर्श था। 1918-19 की बोल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्टों के लिए, कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए, वामपंथी विचारधारा के लिए सोवियत संघ एक आदर्श के रूप में उभरा था। लेकिन चीन के संबंध भी इस दौरान रूस के साथ, सोवियत संघ या रूस के साथ खराब होने लगे थे। चीनी प्रधानमंत्री झू इनलाई और नेहरू के बीच इस दौर में हुआ पत्राचार, जिसका मैंने पिछली बार जिक्र किया था शनिवार को, स्पष्ट करता है कि नेहरू किसी भी सूरत में सीमा निर्धारण पर चीन के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। नेहरू जी की नीति स्पष्ट थी। एक तरफ वो तिब्बत को चीन का हिस्सा मान रहे थे। उनका मानना था कि ऐतिहासिक दृष्टि से चीन का हिस्सा ही तिब्बत है, लेकिन वो तिब्बती लोगों के मानवाधिकारों के लिए तिब्बत के साथ खड़े थे। नेहरू जी का यह मानना था यदि हमें अपनी सीमाओं पर शांति रखनी है चीन के साथ, तो चीन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मान्यता दिलाई जाए। दूसरी तरफ जहां तक चीन और भारत की सीमाओं का संदर्भ है, नेहरू का मत बिल्कुल स्पष्ट था कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वो किसी भी हालत में चीन के साथ दबाव में नहीं आएंगे। 1959 में भारत ने बड़े पैमाने पर बर्मा में सड़क का निर्माण का कार्य किया। आज जो नेहरू को गरियाते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि भारत के पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को छोड़ के नेपाल, बर्मा, जितने आसपास के मुल्क हैं, उन सब के साथ हमारे रिश्ते यदि लंबे अरसे तक प्रगाढ़ रहे, तो उसका एक कारण था जवाहरलाल नेहरू का इन सभी छोटे राष्ट्रों के साथ मित्रता के संबंध बनाना। आप देख सकते हैं, ये चीन है जिसको हम तिब्बत इस नक्शे में दिखाया गया है, ये भी चीन है। यहाँ पर हमारा मित्र राष्ट्र नेपाल है, जिसके साथ हमारे संबंध इस दौर में पहली बार बहुत खराब हो चुके हैं। इससे हमारी सीमाएं हैं। ये भूटान है जो बिल्कुल चीन से, इधर चीन से सटा है, इधर भारत से। ये बर्मा है, इसके भी चारों तरफ चीन है। नेहरू जी ने इस संकट को समझ लिया था। उन्होंने बर्मा, भूटान, नेपाल, इन सब के साथ संबंध प्रगाढ़ करने शुरू किए। और बर्मा में उस दौर में जब हमारा खजाना खाली था, नेहरू ने भविष्य को समझते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना शुरू करा बर्मा में, ताकि यदि कभी चीन की कुदृष्टि बर्मा के रास्ते भारत में पड़े तो भारतीय फौजें बर्मा का सपोर्ट कर सके। 1959 में माओ को नाराज, अच्छा एक बात और भी, नेपाल ने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को 1959 में सूचित किया कि चीन तिब्बत के रास्ते उसको परेशान कर रहा है, उसे घेर रहा है। नेहरू जी ने चीन को भी वादा किया कि यदि जरूरत पड़ी तो भारत उनके साथ खड़ा है। 1959 में 1 अक्टूबर 1959 को चीन ने अपने कम्युनिस्ट शासन स्थापित होने पर 10 बरस होने पर एक भव्य आयोजन बेजिंग में किया अपनी राजधानी में। इसमें पूरे विश्व के बड़े नेताओं को, आसपास के नेताओं को बुलाया गया। नेहरू जी चीन से सीमाओं पर लगातार हो रही झड़पों को चलते बहुत खिन्न थे। उन्होंने भारतीय डेलीगेशन को भी नहीं भेजा और खुद भी जाने से इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, जिससे माओ तिलमिला गए। रूस के साथ अवश्य चीन के रिश्ते खराब हो चुके थे, लेकिन कम्युनिस्ट एकता दिखाने के लिए रूस के प्रधानमंत्री खुश्चेव, जो वहां के सबसे बड़े नेता थे, वो चीन आए। उन्होंने इस परेड में सलामी ली माओ के साथ मिलकर। नेहरू जी चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल में बहुत बड़े नेता थे, अफ्रीकन एशियन मूवमेंट के भी वो लीडर थे और नॉन अलाइंग मूवमेंट, निर्गुट देशों के भी, इसलिए नेहरू को देखते हुए कई और राष्ट्रों के नेता, अफ्रीकन और एशियन राष्ट्रों के नेता ने इस परेड में भाग नहीं लिया, जिससे माओ तिलमिला गए। खुश्चेव के साथ एक मजेदार घटना हुई। खुश्चेव जब परेड का निरीक्षण कर रहे थे, मैं आपको उसका चित्र दिखाता हूं। खुश्चेव जब चीन आए और ये वो दृश्य है, पीएलए की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की शपथ को खुश्चेव और माओ ने साथ सलामी ली। इस बीच बताया जाता है दोनों लीडर्स अमेरिका के संबंध में बातचीत भी करते जा रहे थे।
खुर्शेव इस यात्रा से, चीन की यात्रा से कुछ समय पहले ही अमेरिका गए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर से उनकी मुलाकात हुई थी। कहा जाता है कि खुर्शेव ने अमेरिका को लेकर कुछ तारीफ करी और विशेषकर आइजनहावर की, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तारीफ करी, जिससे माओ बहुत नाराज हो गए। माओ इसलिए नाराज हुए कि उन्हें लगा कि जो देश उनको मान्यता तक नहीं दे रहा है, रूस के प्रधानमंत्री उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है इस परेड की सलामी के दौरान ही उन दोनों में तनातनी हो गई और इसके बाद खुर्शेव बगैर आगे की बातचीत किए वापस रूस चले गए। दिसंबर 1959 में खुर्शेव की पेचिंग यात्रा के बाद दिसंबर 1959 में एक और घटना हुई जिससे माओ बहुत गुस्से में आ गए। और वो घटना ये थी, जिस मुल्क ने उनको अभी तक मान्यता नहीं दी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, उस मुल्क के राष्ट्रपति दिसंबर 1959 में भारत दौरे पर आए, आइजनहावर। ये यात्रा बड़ी सक्सेसफुल यात्रा मानी जाती है भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर। इसे समझिएगा, नेहरू का कद कितना बड़ा था कि नेहरू एक तरफ सोवियत संघ के साथ दोस्ती रख रहे थे, दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ भी प्रगाढ़ संबंध बना रहे थे। भारत के महत्व को अमेरिका समझ रहा था, इसलिए निर्गुण देशों का नेता होने के बावजूद, ये दौर कोल्ड वार का दौर था, या तो विश्व सोवियत संघ के साथ था या अमेरिकी खेमा में था, लेकिन नेहरू का खेमा अलग था, निर्गुण देशों का। आइजनहावर भारत आए, उन्होंने भारत का दौरा किया। ये दौरा इस दृष्टि से बेहद सक्सेसफुल माना जाता है। आइजनहावर और नेहरू की इस दौर की तस्वीरें हैं दिल्ली की। आइजनहावर जब भारत आए तो वो खुली कार में नेहरू जी के साथ राष्ट्रपति भवन तक गए, एयरपोर्ट से खुली कार में। आज हम बात करते हैं कि ट्रंप आए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। मोदी जी के जो चाहने वाले हैं वो उसको ऐतिहासिक घटना बताते हैं कि अहमदाबाद में इतनी बड़ी रैली हुई ट्रंप के सम्मान में। मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसा सच, अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर जब भारत आए तो वो ना केवल खुली कार में घूमे, ना केवल वो आगरा गए, जो कि अमेरिका के बाद में परंपरा बनी, जितने राष्ट्रपति आए वो राजघाट गए, फिर आगरा गए। आइजनहावर पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने रामलीला मैदान में, दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। और तब हमारे पास ना संसाधन थे ना कुछ, लेकिन नेहरू की आवाज पर कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता, 10 लाख लोग इस सभा में जुटे थे। ये देखिए नेहरू जी की ओपन कार की तस्वीरें हैं, नेहरू की और आइजनहावर की। और ये देखिए वो तस्वीर नहीं हुई, अच्छा वो तस्वीर मैं लगा नहीं पाया। रामलीला मैदान में एक विशाल रैली को आइजनहावर ने संबोधित किया। माओ इन सब चीजों से और नाराज हो गए। इसके बाद 1960 की शुरुआत हुई। दिसंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति आए, 15 फरवरी के आसपास रूस के प्रधानमंत्री निकिता खुर्शेव भारत आ गए। वो भारत आए, भारत का उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण था इस दृष्टि से भी कि उनसे ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे। इस निकिता खुर्शेव के इस दौरे में उन्होंने नेहरू को आश्वस्त किया कि वह हर रूप में भारत के साथ खड़े हैं। चीन को इस बात का सबसे बड़ा मलाल था कि कम्युनिस्ट राष्ट्र होने के बावजूद अमेरिका, कम्युनिस्ट राष्ट्र होने के बावजूद रूस जो है, सोवियत संघ जो है, वो भारत को सपोर्ट कर रहा है खुलकर, और अमेरिका भी भारत को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद एक बड़ी रोचक घटना हुई दोस्तों, बहुत रोचक घटना, जिसकी जानकारी बहुत कम को है। मॉस्को में वार्सो पैक्ट हुआ। वार्सो पैक्ट को लेकर, वार्सो संधि को लेकर एक मीटिंग हुई थी 4 मार्च 1960 को, खुर्शेव के भारत आने के कुछ समय बाद। ये महत्वपूर्ण मीटिंग, वार्सो पैक्ट दरअसल रूस और उसके साथ के 8 देशों के बीच में आपसी मैत्री का एक संधि पत्र है। इसकी बैठक में खुर्शेव ने, जब भोज चल रहा था, बैठक खत्म होने के बाद, मौत से तुंग के बाद के बारे में पूछे जाने पर एक बड़ी भयंकर टिप्पणी की। उनसे पूछा गया कि इस समय चीन के हालात खराब हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी पूरी तरह फेल हो चुकी है, ऐसे में माओ के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं।
खुश्चेव ने कहा, माओ इज नथिंग देन अ पेयर ऑफ worn आउट गैलोशेस स्टैंडिंग डिस्कार्डेड इन अ कॉर्नर। अर्थात माओ एक घिसे पिटे रबड़ के जूते के समान है जिसे कोने में फेंक दिया गया है। इतना बड़ा स्टेटमेंट खुश्चेव ने दिया, जो यह दर्शाता है, बहुत स्पष्ट दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जहां एक ओर जवाहरलाल नेहरू का कद बढ़ता जा रहा था, कम्युनिस्ट देश और कम्युनिस्ट देशों का सिरमौर सोवियत संघ भी माओ को खारिज कर चुका था। ये वो दौर था जब चीन चौतरफा घिरा हुआ था। भारत संग विवाद सुलझाने के लिए जो चीन बिल्कुल तैयार नहीं था, वहां के प्रथम प्रधानमंत्री जून इनलाई जोर दे रहे थे कि नेहरू चीन आए और तब सीमा विवाद पर बातचीत करें, और नेहरू अड़े हुए थे कि वो चीन नहीं जाएंगे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए। जब बुरी तरह चीन चारों तरफ से कॉर्नर्ड हो गया, अमेरिका का सपोर्ट भारत को मिलने लगा, सोवियत संघ का सपोर्ट मिलने लगा, आर्थिक दृष्टि से चीन तबाह हो गया, तब मजबूरी में जू इनलाई को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आगे, भारत के आगे झुकना पड़ा। और अंततः अप्रैल माह में 20 से 25 अप्रैल 5 दिवस की राष्ट्रीय यात्रा में जू इनलाई दिल्ली आए। नेहरू नहीं गए पेजिंग, बल्कि ऐसी स्थितियां बन गईं, नेहरू द्वारा बना दी गईं कि जू इनलाई को भारत आना पड़ा। इस यात्रा के दौरान 1960 20 से 25 अप्रैल की इस यात्रा के दौरान क्या क्या नेगोशिएशंस हुए, चीन के साथ हमारा विवाद, सीमा विवाद सुलझा या नहीं, और चीन ने किस प्रकार अपने आंतरिक कलह को, माओ के प्रति जनता के टूटते मुंह को और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर तेजी से बढ़ रहे विरोध को दबाने के लिए 1962 में कैसे दगाबाजी करके भारत पर हमला किया, इस पर चर्चा करेंगे कल शाम 5 बजे। तब तक आप लोग चीन और भारत के संबंधों को समझने के लिए यदि समय मिले तो उस दौरान के चीन की जो इंटरनल स्टेटस था, आंतरिक स्थिति थी, उसे समझने का प्रयास करिएगा। मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है कि मैं सरल शब्दों में, सामान्य भाषा में इस पूरे मुद्दे को स्पष्ट कर सकूं।